नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. मणि है। मैं नयति हॉस्पिटल का CEO हूँ और छाती का विशेषज्ञ हूँ। टीबी का वर्ल्ड डे है आज, वर्ल्ड टीबी डे। टीबी यानी कि क्षय रोग। ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शन होता है, कीटाणु होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करता है। आमतौर से ये फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, पर और अंग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गए, ग्लैंड्स, जो गर्दन में ग्लैंड का टीबी हो सकता है, या बोन जैसे रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, या पेट आंतों में टीबी हो सकता है, या कवरिंग ऑफ द ब्रेन जैसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, या कवरिंग ऑफ द हार्ट जिसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। ऐसे कई अंगों में टीबी हो सकता है और ये अपने देश में बहुत प्रचलित है। एक एंडेमिक जो कहते हैं, जो हमारे देश में बहुत फैला हुआ रोग है ट्यूबरकुलोसिस। हर साल 22 लाख नए केसेस पाए जाते हैं टीबी के, और हर साल इसकी मोर्टेलिटी जो कहते हैं, इसके वजह से जो डेथ्स होते हैं वो कम से कम 50 लाख है। कम्युनिटी में जितना टीबी डिटेक्ट होना चाहिए उसका सिर्फ 1/3 एस्टिमेट हुआ कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो मेजॉरिटी डिटेक्ट नहीं होते, या जिनको डिटेक्ट होते हैं उनमें से सिर्फ 30% का इलाज हो पाता है, और कई लोग इलाज के बावजूद उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं या कंप्लीट नहीं करते हैं इलाज को। तो ये सब हमारी समस्याएं रही हैं। गवर्नमेंट ने और नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ने बहुत कुछ इस बीमारी को कंट्रोल करने में योगदान दिया है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम है उन्होंने घर टीबी का उपचार ट्रीटमेंट पहुंचाने के लिए एक डॉट्स प्रोग्राम, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, जो भी अर्ली 90s से ही चल रहा है। इससे कुछ हद तक हमने तरक्की जो किया है, जो 30% डिटेक्शन का अभी 60% हुआ है, परंतु अभी भी काफ़ी हमारे टारगेट से कम है। मैं आपको टीबी के बीमारी के लक्षण बताऊंगा। जो कॉमन टीबी है वो छाती का टीबी होता है, फेफड़ों का, किसी भी उम्र में हो सकता है। ये आमतौर से खांसी और बुखार इसके लक्षण होते हैं। जो खांसी लंबी चलती हो, नहीं ठीक हो रहा हो, या जो बुखार 2-3 हफ्तों के बावजूद भी चलता रहे और आम ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो पा रहा, वहाँ टीबी का सस्पेशन होना जरूरी है। ये आम जनता को भी इसकी जानकारी होनी है। डॉक्टरों को ऑफ कोर्स ये बातें कई बार याद दिलाए जाते हैं हमारे मेडिकल स्कूल्स में, और जहाँ एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं यहाँ ये याद दिलाया जाता है। हमें भी जागृत रहना है कि टीबी के लक्षण कई बार बहुत स्पष्ट रूप से नहीं आते, कई बार काफ़ी गुप्त रूप से आते हैं। मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा बुखार नहीं होता है, हल्का बुखार होता है, कई बार केवल हरारत सी होती है शाम को, कई बार थोड़ा स्वेटिंग होती है रात को, और खांसी बलगम, कई बार उसमें थोड़ा खून आ सकता है, कई बार कुछ भी ना होते हुए सिर्फ वेट लॉस होता है। तो ऐसे एक पूरा रेंज ऑफ इसके प्रेजेंटेशंस होते हैं। तो ये जैसे हम इसको समझते हैं तो हम
मेडिकल ट्रीटमेंट या डॉक्टरों को पास जल्दी पहुंचते हैं ये प्रश्न लेकर के, मुझे टीबी तो नहीं हो गया डॉक्टर। तो इसका डिटेक्शन कैसे होता है? मोस्ट कॉमनली टीबी का डिटेक्शन होता है छाती के एक्सरे की, क्योंकि सबसे कॉमन जो रुख है टीबी का वो छाती का होता है, इसलिए सबसे कॉमन टेस्ट भी इसका एक्सरे होता है। एक्सरे में दाग धब्बे या फ्लूइड या जिसे कहते हैं कैविटी, इसके रूप में हम देखते हैं। और जब ऐसे होता है तो इसका तुरंत सही उपचार लेना है। इसके मॉडर्न मेडिसिन में ही ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज्ड है। हमारे नॉन एलोपैथिक मेडिसिन में इसका क्लियर ट्रीटमेंट का हमें जानकारी नहीं है, तो इसलिए जो स्टैंडर्ड है, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, उसको अपनाएं, क्योंकि ये क्योरेबल ट्रीटमेंट है। जब इसका अधूरा ट्रीटमेंट होता है तो नुकसान ज़्यादा होता है। हर कोई टीबी सिर्फ एक्सरे में देख के नहीं इलाज करना चाहिए। एक्सरे के साथ साथ बलगम की जांच होना जरूरी है। बलगम की जांच में AFB यानी टीबी के कीटाणु दिखते हैं। तो टीबी के कीटाणु को देखना और उसकी जो क्या कहते हैं, उसके स्टेटस ऑफ सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस को कल्चर के रूप से समझना, ये हमें अनिवार्य मानना चाहिए। सिर्फ एक्सरे के बेसिस पे ट्रीटमेंट अधूरा रहता है। तो स्प्यूटम की जांच, कई बार स्प्यूटम में पॉजिटिव नहीं होते हुए भी टीबी डायग्नोस होता है, ट्रीट होता है, वो भी ठीक है, परंतु जांच होना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि कोई ब्लड टेस्ट से या कोई स्किन के टेस्ट से टीबी का डायग्नोसिस होता है, वो गलतफहमी है। ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो अनरिलायबल है, वो बहुत ज़्यादा प्रमाणित नहीं है टीबी डायग्नोसिस के लिए। और जो स्किन टेस्ट है वो सिर्फ यही बताता है हमारे पास इम्यूनिटी स्टेटस क्या है। जब टीबी के कीटाणु होते हैं, कई बार स्किन टेस्ट बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है, पर हर कोई जिसका स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है स्किन टेस्ट, जो मोंटू टेस्ट कहते हैं, हर किसी को टीबी, एक्टिव टीबी नहीं होती है। सिर्फ उसकी एंटीजन होती है, उसकी छाप होते हैं हमारे शरीर में। तो इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ डायग्नोसिस है छाती का एक्सरे और बलगम की जांच AFB के लिए। और कई जो टीबी के रुख होते हैं जो हैं, जैसे मैंने बताया, ग्लैंड की टीबी अधिकांश गर्दन में होती है। ये ग्लैंड स्वेलिंग की रूप से, या कई बार ये ग्लैंड होते हैं छाती के अंदर। एक्सरे में या CT स्कैन में पता चलता है, छाती में या पेट में। और जो बोन टीबी वगैरह होता है, और मेनिंजाइटिस जैसे मैंने जिक्र किया था, ब्रेन टीबी, इनकी जो स्पेसिफिक टेस्टों से ये पता चलता है। तो ये हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि फेफड़े में या कोई खांसी या बलगम नहीं हुआ फिर भी हमें टीबी डॉक्टरों ने डायग्नोस किया। ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि बिना फेफड़े को अफेक्ट किए भी हमें और अंगों में टीबी हो सकता है। कई बार टीबी का एक बहुत खतरनाक रूप भी होता है, उसको हम डिसेमिनेटेड टीबी या मिलियरी टीबी बोलते हैं, जो एकदम शुरू से ही फैले हुए स्टेटस में आता है। तो ये भी हमें ये जानकारी प्राप्त होना भी जरूरी है कि टीबी के लाइफ थ्रेटनिंग रुख भी होता है। तो जब भी किसी को
सांस फूलने की या ऑक्सीजन की कमी होने की या कोई बेहोश होने की, ऐसे जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होते हैं, जब डॉक्टर कहता है ये टीबी हो सकता है, ये इसको आप नज़रअंदाज नहीं करना। ये बिल्कुल अनुभव से डॉक्टर बोल रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट कैसे होता है टीबी का। टीबी को जल्दी पकड़ने पर ये मोर देन 90% क्योरेबल होता है, मेरे ख्याल से 95% क्योरेबल। ये होते हैं दवाइयों से क्यों? क्योंकि टीबी के कीटाणु बड़ी जल्दी रेजिस्टेंट हो जाते हैं अगर एक ही गोली दें, एक ही किस्म की गोली दें, इसलिए 4 किस्म की गोली दिया जाते हैं। इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है 4 डिफरेंट दवाइयाँ, और ये कह के अगर हम पूरे इलाज ना लें कि दवाइयाँ गर्म है या दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ये गलत फहमी है। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड इलाज नहीं करेंगे हम, तो ये एक सीरियस रूप ले लेता है, जिसको कहते हैं MDR या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो इलाज 4 दवाइयों से और पर्याप्त मात्रा में, अगर डोजेज पर्याप्त ना हो या हम कम दवाई दें या दवाई हम ठीक तरह से ना लें, बीच बीच में टूट जाए, तो फिर जो कीटाणु आसानी से ठीक होते हैं वो दूसरे रूप ले लेते हैं। इसका मतलब है रेजिस्टेंट टीबी का रूप ले लेते हैं। कई बार डॉक्टर लोग आपसे कहते हैं कि शुरू में भूख थोड़ा कम भी हो सकता है, या उल्टियाँ आ सकती हैं, या ईजिली टॉलरेट नहीं होती दवाइयाँ, तो इससे आप घबराएं नहीं। ये जो शुरू में जो नहीं टॉलरेट होते हैं फॉर अ फ्यू डेज टू अ वीक और 2, ये बाद में ईजिली टॉलरेट हो जाते हैं। डॉक्टर लोग आपसे कहेंगे कि LFT करने को, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि कुछ दवाइयाँ लिवर में कुछ साइड इफ़ेक्ट एक स्मॉल परसेंटेज में कर सकते हैं। इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जब होता है तो टेम्पररी विड्रॉल ऑफ मेडिसिन से ये सेटल हो जाता है, और जब हम दोबारा इन दवाइयों को शुरू करते हैं तो ये टॉलरेट होता है। तो इससे आप ना घबराएं, ना को अपने एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर जाने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 6 महीने का इलाज है, उसमें पहले 2 महीने 4 दवाइयाँ देते हैं और पीछे के 4 महीने 2 दवाइयाँ देते हैं। कुछ डॉक्टर या कुछ सिचुएशन में ये चेंज भी हो सकता है कि 4 दवाइयाँ 3 महीने और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 9 महीने या 1 साल हो सकता है। तो ये डॉक्टर के एडवाइस पर आपको चलना है। जब भी डॉक्टर बुलाते हैं फॉलोअप के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि हर इंडिविजुअल केस में एक नज़र रखना ज़रूरी है। मैं अभी आपको बताऊंगा MDR ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। हमारे देश में टीबी का बर्डन कुछ कम हुआ है, गवर्नमेंट के और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के एफर्ट से कुछ कम हुए हैं, परंतु MDR टीबी का बर्डन बढ़ रहा है। कुछ इसलिए क्योंकि कई बार सही पर्याप्त डोज नहीं मिलती या ड्यूरेशन पर्याप्त नहीं होती, और कई बार मरीज़ बीच बीच में नागा कर देते हैं दवाई लेने से। और ये भी है, HIV एक डिज़ीज़ है जिसमें टीबी और ज़्यादा होने का वो होता है, रिस्क होता है, और सीरियस और रेजिस्टेंट फॉर्म्स भी ज़्यादा होते हैं। तो इन कारणों से MDR टीबी का जो है प्रेवलेंस ज़्यादा हो गया है। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि बलगम की जांच और उसका कल्चर करवाएं
जब टीबी लंग्स के डायग्नोज होते हैं, क्योंकि इसकी पहचान कल्चर से ही होता है। कल्चर सेंसिटिविटी का मतलब पैनल ऑफ ड्रग्स हम यूज़ करते हैं या आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी दवाई से ये कीटाणु मरते हैं और कौन सी दवाई के लिए ये रेजिस्टेंट है। अगर जो फर्स्ट लाइन दवाइयाँ जो मैंने बताया, फर्स्ट लाइन जो 4 दवाइयाँ हैं, इनकी रेजिस्टेंस हो तो हम उसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस या MDR-TB बोलते हैं। MDR-TB का भी इलाज दवाइयों से होता है, परंतु वो सेकेंड लाइन एजेंट्स जिनमें इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि MDR-TB डायग्नोसिस हो और आपने जो दवाइयाँ डॉक्टरों ने बताई उस सब लेने पर इंजेक्शन ना लें, ये कह के कि मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, ये गलत होगा। स्टैंडर्ड इलाज ना करने पर MDR-TB एक आजीवन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम जो स्टैंडर्ड इलाज इसका है MDR-TB का, तो 2 साल में हम इससे निपट सकते हैं और क्योर भी हो सकते हैं। 6 महीने के लिए हमें कई दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं इंजेक्शन के साथ। कुछ ऐसे टीबी होते हैं जिनमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब डॉक्टर लोग दवाइयों को अलावा सर्जरी भी रेकमेंड करते हैं, उस पर गौर करें और जो एडवाइस पालन से हमारा जो खतरनाक टीबी है वो कंट्रोल हो सकता है। मैं कहता हूं कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, उसके बारे में जो 2-3 टिप्स मैं देता हूं आपको। देखिए, क्योंकि ये टीबी प्रचलित है हमारे कम्युनिटी में, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी तरह से हम एक्सपोजर ना हो टीबी का जो फ्रैंक एक्सपोजर, ऑब्वियस एक्सपोजर जो होता है वो है टीबी के मरीज से। और ये कैसे होता है? ये खांसी के द्वारा, इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। जब हम खांसते हैं और बलगम के ड्रॉपलेट्स बूंदें निकलती हैं, तो औरों पर ये होने पर सांस के द्वारा ये हमें इन्फेक्शन होता है। तो जब टीबी किसी का पाया जाता है तो ये केयरफुल रहना है कि हम दूसरों को ना दें। 2 हफ्ते तक इलाज के बावजूद हम इन्फेक्टिव होते हैं। इस दौरान बहुत केयर लेना है कि हम ये ड्रॉपलेट्स हमारे आसपास में ना जाए। दूसरी बात, जब भी कोई टीबी डिटेक्ट होता है किसी घर में, तो उसके सब सदस्यों का एक्सरे होना ज़रूरी है, ताकि वो उभर के आने से पहले ही हम उसको पकड़ लें। और जितनी जल्दी हम पकड़ें इस बीमारी को, उतनी ही ये जो इन्फेक्टिविटी और दूसरों को रिस्क जो है उतनी ही कम पड़ती है। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, खासकर सांस के स्वास्थ्य पे। कैसे? वो होता है व्यायाम, योगा, प्राणायाम और जो कसरत वाले व्यायाम जो है, ये सब बहुत अच्छे हैं। और स्मोकिंग ना करना। स्मोकिंग से कई रिस्क हैं और स्मोकर्स में टीबी का भी रिस्क ज़्यादा है। और तीसरा, शराब सेवन। जिसका जो शराब से लिवर में और अंगों में प्रॉब्लम होता है, उनमें भी टीबी का रिस्क ज़्यादा होता है। सो जनरल हेल्थ, डाइट और व्यायाम, ये 3 मंत्र हैं जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। आपको मेरा प्रणाम।